Hello everyone. Good evening. This is MV Satyasai Karthik. I am an IPS officer of 2020 batch. Uh, I have got 103 rank in 2019 uh, civil services examination, and yeah, currently I'm posted as ASP in Lonavala subdivision in Pune district. And a brief background, I am a computer science engineer. I did my graduation from JNTU Hyderabad. I hail from Hyderabad in Telangana. Then I was also a cricket player. I played for the under 19 state level and also the university teams. So prior to starting my UPSC journey, I worked as a research analyst in Deloitte multinational company. So this is a brief background and brief introduction about me. And yeah, regarding my UPSC जर्नी मैं 2015 में स्टार्ट किया था. तो पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया. फिर चौथे अटेम्प्ट में मैं जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस भी क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू. उसके बाद मुझे 103 रैंक आया था और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ है. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2015. 15 में मैंने दिल्ली जाकर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वाजी रामन रवि इंस्टीट्यूट में. फिर उसके बाद 1 साल वहाँ कोचिंग लिया था. फिर हैदराबाद आया था. हैदराबाद में फिर मैंने खुद से पढ़ाई की. फिर उसके बाद मैं बैंगलोर गया था. बैंगलोर में रह के इनसाइट्स ऑन इंडिया और मैनिफेस्ट आईएएस और वहाँ के लोकल सीनियर्स मुझे हेल्प किए थे. तो बैंगलोर में जब मैंने प्रिपरेशन किया था तब मेरा सिलेक्शन हुआ था चौथी अटेम्प्ट में. सो यस, सो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया और मेरे प्रिपरेशन के बारे में मैंने बताया. तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद दी एफएक्यूज. एफएक्यूज होने के बाद जो मेजर क्वेश्चंस सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं वो एफएक्यूज मैं डिस्कस करता हूँ, आंसर करने की कोशिश करता हूँ. अगर उससे ज़्यादा अगर कुछ भी होता है तो फिर आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज आपने प्रीलिम्स GS1 एंड GS2 दैट इज सीसैट की तैयारी कैसे की. टू स्टार्ट विथ मैंने सारे एनसीईआरटीज से स्टार्ट किया था. एनसीईआरटीज मैंने 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक एनसीईआरटीज मैंने एक बेसिक रीडिंग मैंने किया था सारे एनसीईआरटीज के सारे सब्जेक्ट्स के. जैसे ज्योग्राफी के हो गया, फिर हिस्ट्री के एनसीईआरटीज, मॉडर्न हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री. देन इकोनॉमिक्स के मैंने 10th क्लास, 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटीज प्रिपेयर किया था. फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी के लिए बेसिक एनसीईआरटीज जैसे 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटीज पढ़े. फिर बायोलॉजी के क्लास 12th के एनसीईआरटीज. ये सारे एनसीईआरटीज पढ़ के मैं एक बेसिक नॉलेज जब मैंने गेन किया था तब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम. फिर ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th एनसीईआरटीज ही बहुत काफ़ी है. उसके साथ साथ मैंने जीसी लियोंग के कुछ चैप्टर्स पढ़े. ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स मैंने के बाद मतलब जब एनसीईआरटीज मैंने ख़त्म किया तब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. जब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया था, देन आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली. न्यूज़पेपर्स पढ़ के मैंने जो करंट अफेयर्स में the issues that were happening in current affairs so that I could relate with the, the static part that I had read through the NCRTs and uh, standard books.
फिर न्यूज़पेपर के साथ-साथ जब मुझे कॉन्फिडेंस आया ये सब जब मुझे मैं समझना स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था, तो मैं इंस्टीट्यूट्स के जो मैगज़ीन्स होते हैं, मैगज़ीन्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैगज़ीन्स पढ़ते ही देन आई कुड रिलेट। फिर नेक्स्ट फ़ेज़ जब ये सारे चीज़ें मैंने किया है, एनसीईआरटीज़, स्टैंडर्ड बुक्स, newspaper and the standard the current affairs magazines. Then after a point of time I started solving prelims के questions. I used to regularly check previous year के questions. Previous year के questions कैसे होते हैं, मतलब यूपीएससी किस तरह के questions पूछती है, फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. टेस्ट सीरीज आई यूज टू टेक इट अप एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. टेस्ट सीरीज में मैं मतलब मैंने कुछ गलतियां भी की है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए, बट आई विल शेयर देम लेटर. टेस्ट सीरीज एक पॉइंट के बाद आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन एक कॉम्पिटिटिव एंगल से उसको हैंडल करने के बजाय मैंने टेस्ट सीरीज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस जैसे ट्रीट करना स्टार्ट किया, और उसका नॉलेज मैं लेके फिर अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैं उसको यूज करता था. तो ये बेसिक मेरा अ, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी था इसके लिए, प्रीलिम्स जीएस वन के लिए. फिर सीसैट के लिए, सिंस आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई यूज टू सॉल्व सीसैट क्वेश्चंस इन द लास्ट 2 मंथ्स. 2 मंथ्स के टाइम पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता था, और एक अरिहंत करके एक पब्लिकेशंस का बुक है, वो बुक के क्वेश्चंस में मतलब हेड वाइज सॉल्व करता था. जैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करता था. कॉम्प्रिहेंशन, if your English is good, you can go choose to attempt more comprehension passages based questions. Otherwise, आप जिस फील्ड में आप बेटर है, आप अगर मैथ्स आपका स्ट्रेंथ है और लॉजिकल रीजनिंग आपका स्ट्रेंथ है, देन यू शुड स्टिक टू इट. आई स्टक टू मैंने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करूंगा या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस करूंगा या फिर कॉम्प्रिहेंशन के नहीं करूंगा. आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस मोर और लेस इन अ मतलब सिमिलर रेशियो. सो सी सैट के लिए जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, सी सैट इज़ अ वेरी ट्रिकी पेपर. अगर आपके जीएस वन में 130 मार्क भी आते, but CSAT, if you are unable to clear, then there's no point in preparing for this exam because आप मेंस नहीं दे पाते. तो CSAT भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. बहुत लोग जिनसे मैंने बात किया है, उनको यही प्रॉब्लम हुआ है कि CSAT में उनका क्लियर नहीं हुआ था. सो CSAT शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. और इसमें बहुत लोग ईगो पे ले लेते हैं कि CSAT का अगर एक क्वेश्चन उनको नहीं आता है तो फिर वो उसी उसी के ऊपर स्टक हो जाते हैं. बट द अदर स्ट्रैटेजी फॉर CSAT वुड बी, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर उसको मार्क करके फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि सिर्फ आपको 67 मार्क्स के ऊपर लाना है, देन यू विल क्वालिफाई. Yes, so this is majorly for the GS and CSAT strategy, but I'll deal in detail on how to go with the questions going forward in the session. Yes, so मेंस के लिए ऐसे की तैयारी मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे जीएस का, और मेरा मेरा ऑप्शनल है, बाय द वे मेनी पीपल आर आस्किंग मेरा ऑप्शनल क्या है. मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी में आई गॉट 298 मार्क्स इन 2019 यूपीएससी एग्जाम, and I think it is one of the highest marks that someone has got that year. So yeah, essay के लिए जब when I got a hang of GS subjects, or when I started understanding my optional subject properly,
Then after a period of time, when I was 4 5 months into my preparation, सब confidence आने के बाद, then I used to write one essay every week initially. So essay के लिए strategy है, I used to collect quotes, anecdotes, examples, ये सब मैं head wise collection करता था. जैसे साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक हेड वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि सोशल इश्यूज से इससे पूछा जा सकता है, या फिर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या एग्रीकल्चर बेस्ड, या साइंस एंड टेक, या पॉलिटी, या इकोनॉमी, ऐसे हेड्स आपको मिल जाएंगे. ये हर एक हेड के अंडर में कोट्स, एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स और बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस और फैक्ट्स, ये सब मैं कलेक्ट करके रखता था. जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या फिर करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पढ़ता हूँ या कोई भी बुक्स पढ़ता हूँ, तो आई यूज टू follow this. I used to collect all these जैसे डेटा, ये सब मैं कलेक्ट करके रखता था. Whenever I used to write an essay, I used to write it in such a way कि एक यूनिक कोड से या इंट्रोडक्शन से या कुछ फैक्ट से which would be catchy for the examiner or for yourself. तो वैसे इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता था. स्टार्ट करके देन इंट्रोडक्शन, देन गोइंग फॉरवर्ड योर बॉडी, एंड बॉडी में आई यूज टू डील विथ द द बेसिक एस्पेक्ट्स. जैसे पेस्टल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको इंट्रोडक्शन में जिस बातों के ऊपर आप फोकस करते हो, उस बातों को आपके बॉडी में भी आप डिस्कस करना चाहिए. वो सारे एस्पेक्ट्स को मैं फॉलो करता था, और फाइनली गोइंग फॉरवर्ड एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था, या पॉजिटिव नोट पे मैं ऐसे को एंड करता था. तो स्ट्रैटेजी वाज कलेक्शन ऑफ डेटा, कोड्स एंड एवरीथिंग. देन यूजिंग योर नॉलेज, आपका जो जीएस और सोशियोलॉजी का नॉलेज है उसको आप ऐसे में कैसे यूज कर पाएंगे. देन इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन या सॉल्यूशंस में आपका कोहेरेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिख रहे हो फिर उसके बाद उसका कंटिन्यूटी नहीं है या फिर लिंक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई यूज टू इंश्योर दैट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आर कनेक्टेड. और मैं कनेक्टेड फ्रेजेस ये सब यूज करता था हर पैराग्राफ में. हर पैराग्राफ वुड बी लिंक्ड टू द प्रीवियस वन. So this was the basic strategy, and I used to write more of essays. I used to write more of essays and get them corrected. तो ये करेक्शन और उसका आप अगर रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स अगर आप करते हो, तो देन दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर एसेस. आई यूज टू ऑल्सो चेक एंड गो थ्रू टॉपर्स एसेस. जैसे आपको विजन आईएएस या फिर आई जीएस स्कोर, ट्रायम्फ आईएएस, इनमें आपको विजन, इनमें टॉपर्स के कॉपीज मिलते हैं. मैं टॉपर्स के कॉपीज भी देखते रहता था कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं, या फिर जिसका भी क्लियर हुआ है वो कैसे लिखते थे. और उनका फॉर्मूला भी मैं, अगर मेरे को अच्छा लगता है तो फिर मैं जो भी एस्पेक्ट अच्छा लगता है उसको मैं अपने एसे में एकोमोडेट करने की कोशिश करता था. So this is the basic aspect of how to deal with your essay. Structure, किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रक्चर कैसा आप मेंटेन करते हैं essay का. Structure is very simple. Go with a basic introduction which should be unique, uh, like a quote or your facts or any anecdote. Then go for the body में you deal with all the aspects that would come to your mind. Give more and more of examples in the body and try to explain the essay. essay का टॉपिक और जो आप एग्जाम्पल्स देते हो उसको कनेक्टेड रखिए, और ट्राई एंड कनेक्ट इट. देन गोइंग फॉरवर्ड गिव सॉल्यूशंस एंड conclude the essay in a conclude the essay in a proper positive note. किसी ने पूछा है कि फिलोसॉफी का ऐसे कैसे लिख सकते हैं. फिलोसॉफिकल एसेज आर वेरी ट्रिकी, बट आई थिंक अगर आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल्स ये सब है, तो आई थिंक यू कैन अडॉप्ट दिस पेस्टल अप्रोच और गो विथ
linking the essay, philosophical essay, with more and more of examples. These examples could be from the daily newspapers, the current affairs magazines that you read, any kind of movies that you watch, any non fictional books that you read or non fictional books that you read. So you need to have a proper set of examples, anecdotes, all these things, so that you can use them properly and connect it with the topic of the essay. So philosophical essays, I think more and more practice से ही आपको help होगा, and you can get better at writing philosophical essays. And I think the basic idea is following a particular approach, like the pestle approach or the example-based approach, in writing a philosophical essay. Then uh, I'll quickly give out my sources for the preparation. जो sources मैंने follow किया था, I'll give out those sources so that it would be easy for you going forward. जब मैं uh, कोई strategy बताता हूँ, then it would be easy for you to understand कि मैंने क्या sources पढ़े हैं, और आप भी अगर आपको अच्छा लगता है तो you can go forward and stick with these sources. यस, जनरल स्टडीज़ के लिए पॉलिटी में मैंने जो सोर्सेज को स्टिक किया था वो है पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत and Vision IAS के PT 365 and Mains 365. This I am referring to both prelims as well as mains and going forward in the interview as well. Then going forward with economics में Indian economic development NCERT, I think it is class 11th NCERT. Then Shriram IAS का economy notes जो आता है updated version, the latest version, and Vision IAS का PT 365 and the Mains 365. Geography class 11th and 12th NCERTs, the four NCERTs, 11th में दो और 12th में दो, और उसके साथ साथ you can also read certain portions of GC Leong. GC Leong में जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में, these topics you can refer to GC Leong for better understanding. You can read it selectively. Certain sources are not page by page पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, but you can read them selectively. Then ancient and medieval history के लिए मैं क्लास 11th और क्लास 11th तमिलनाडु एनसीईआरटी फॉलो किया था. ये सिर्फ एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए, जैसे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, फिर सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये सब के बारे में पढ़ने के लिए क्लास 11th एनसीईआरटी तमिलनाडु का. देन आर्ट एंड कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्लास 11th एनसीईआरटी, एंड नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर जो बुक आती है वो सब मैं रेगुलरली पढ़ता था, बट regularly in the sense multiple times मैं पढ़ता था, so that I can remember the facts, and I also used to discuss it with my friends ताकि वो अच्छे से याद रहे. नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर and also Vision IAS PT 365. Then modern history, themes in Indian history 1, 2 and 3 NCERT and Spectrum. बिपिन चंद्रा sometimes I used to read it for बिपिन चंद्रा का जो मोटा बुक आता है, so that I used to read sometimes during my mains preparation. So selectively you can go through certain topics like personalities के बारे में जब आप पढ़ते हो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में you can refer to बिपिन चंद्रा जो मोटा बुक आता है. Then वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई यूज टू रेफर वाजीराम एंड रवि के क्लास नोट्स, जैसे ओजा सर थे वाजीराम में, तो उनके नोट्स मैं जब कोचिंग लिया था वही नोट्स में रेफर करता था इवन टिल माई मेंस प्रिपरेशन. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं विजन आईएएस का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मटेरियल आता है वो रेफर करता था. Society and social issues. Since sociology was my optional, I was good at writing sociological answers. So sociology के लिए basic current affairs के से update होने रहने के लिए मैं Vision IAS का PT 365 as well as the Mains 365 पढ़ता था.
फिर एनवायरनमेंट के लिए बायोलॉजी क्लास 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स आई आई यूज टू रीड देम, एंड ऑल्सो शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट बुक। एंड गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस का सप्लीमेंट्री मटेरियल आता है, यू कैन गो थ्रू दैट, द बेसिक टॉपिक्स लाइक एनजीओज, civil society organizations, all these things you can, pressure groups, you can go through the Vision IAS supplementary material. Then international relations के लिए straightforward, go with Vision IAS PT 365 as well as Mains 365. Then science and technology के लिए again Vision IAS and Mains Vision IAS के PT 365 and Mains 365. Disaster management के लिए Vision IAS के supplementary material and Mains 365 में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड मटेरियल्स आते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज के लिए विजन आईएएस के मेंस 365। So my GS 1, 2, and 3 strategy was mostly based on, as I said earlier, it was based on going with the um reading of basic NCRTs as well as the standard sources that I mentioned now, and उसके बाद current affairs के साथ linkage करना through newspaper as well as the monthly magazines, as well as solving questions for prelims, and going forward mains के लिए compulsory answer writing. So now I would deal with GS prelims में, GS1 में आप questions कैसे solve करें and what is the strategy. So I would discuss 4-5 points here. The first thing is solve at least 2 test series के questions. जैसे in my case I followed Vision IAS का टेस्ट सीरीज जो होती है that I used to follow, and उसमें जो 35 या 37 लगभग टेस्ट पेपर्स रहते हैं that I used to regularly solve. Then उसके साथ साथ I used to take up another test series of any other institute. Say for instance, you can choose which one is better in the market based on the reviews. You can choose any other test series and you can solve that as well. First thing is going and solving the test series. अगर test series का आप almost like 70 test papers आप solve करते हैं तो it is related to 7,000 questions. It is equal to 7,000 questions. 7,000 questions, I think you'll get a fair idea of एक रिवीजन भी हो जाती है आपके लिए, आप जो भी पढ़ते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाती है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. Then secondly, the previous year questions, at least 15-20 years के previous year questions आपको रेगुलरली सॉल्व करते रहना चाहिए, ताकि आपका यूपीएससी का माइंडसेट पता चले और यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है, यू विल गेट टू नो. मैं इनिशियली क्या करता था, पहले स्टार्टिंग के 1-2 अटेम्प्ट्स में मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करता था, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करके आई यूज्ड टू बी कंटेंट विद द मार्क्स दैट आई यूज्ड टू गेट इन टेस्ट सीरीज. अगर टेस्ट सीरीज में मेरे को 140-150 तक आते थे, बट गोइंग एंड व्हेन आई यूज्ड टू गिव द प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी का, देन आई यूज्ड टू गेट वेरी लेस, जैसे 104 या फिर 92 ऐसे मार्क्स आते थे. सो डोंट बी हैप्पी विद द स्कोर दैट यू गेट इन टेस्ट सीरीज. Test series, take it as a learning experience, and your ultimate objective is to clear prelims going forward UPSC ka. So for that, take test series only as a learning experience and also solve previous year questions. Then ये हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग के बेसिस पे. जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो, देन योर स्टडी टाइम टेबल या फिर आप जिस टाइम पे आप प्रिपेयर होते हो, दैट आल्सो मैटर्स. मेरे पहले और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता था, आई यूज्ड टू स्टे अप लेट इन द नाइट. मैं 3-4 बजे या 5 बजे तक मैं पढ़ता था और दिन में 12 बजे तक मैं सोता था. सो दैट इज वो, अगर आप एग्जाम से पहले वो साइकिल को, आपके स्लीप साइकिल को आप चेंज नहीं करते हो, देन यू वोंट बी एक्टिव इन द टाइम पीरियड. अगर 9:30 से 11:30 तक आपका प्रीलिम्स GS1 एग्जाम है,
तो उस टाइम में आप एक्टिव नहीं रहोगे एंड योर इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल एबिलिटी, क्योंकि उस टाइम को आपको नींद आती रहती है एंड दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू योर एग्जाम गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज, ये बहुत बेसिक चीज है बट इट इज वेरी हेल्पफुल। आप आपका स्लीप साइकिल एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले चेंज कीजिए, और 9:30 to 11:30 के टाइम पे ये, एंड 2 to 4 या इवनिंग का एग्जाम जब भी होता है सी सेट का, उस टाइम में आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए। सो डोंट गो एंड स्लीप ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एज वेल। एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप इसको चेंज कीजिए अपना स्लीप साइकिल। देन एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हो, देन यू, those 2 hours are very crucial. those 2 hours में you have to be very alert. those 2 hours में आप कैसे सॉल्व करना है इस मैंने मेरे चौथे अटेम्प्ट में जाके मैंने कुछ सीखा that I would want to share it with you. If you like it, you can adopt it in your strategy as well. So तो मैंने क्या किया है, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उसको 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। एक हो गया, पहली कैटेगरी सिंगल ऑप्शंस के बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में सिंगल ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो पहली ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फिर सेकंड है हैदराबाद, बैंगलोर एंड कोलकाता। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी टारगेटिंग फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस अगर 10 क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको आंसर पता है तो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड मार्क, अगर नहीं पता है तो फिर यू कैन स्किप। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था, ताकि अगर 15-20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से अगर 10 भी मैं सॉल्व करता या 15 सॉल्व करता 20 क्वेश्चन में से, देन आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो दिस इज वन थिंग। फर्स्ट, go for single line option questions. Okay. Second, आपके पास वन वन और मतलब वन ओनली, वन एंड टू ओनली, 1 2 3, नन ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 3 ऑप्शन के क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन माई ओपिनियन लिटिल ईजी इन सॉल्विंग, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हो, एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अगर एक भी ऑप्शन आप हटाते हो, then there is a very fair chance of getting to the right answer. So I would target these questions next. So अगर ऐसे questions एक 20 या 20 questions हो जाएंगे, then I think it is very easy for you to go forward. Then the next thing is 4 option questions, जैसे 1 2 and 3, 1 1 3 and 4, 1 2 3 4, ऐसे questions. These are also very easy. These also you can target next. And finally, in the fourth one, it is 1 and 2, one only, two only, both 1 and 2, neither 1 and 2. ऐसे questions are, I think, very very tricky and very difficult. इसमें आपको दोनों option पता होना चाहिए. So I used to keep these questions for the end. So ऐसे sequence में I used to follow. Same sequence I used to repeat thrice. I used to do it in 3 rounds. So this strategy has been very effective for me in solving the questions, and I could score well in my टेस्ट सीरीज एज वेल एज टेस्ट सीरीज मैंने टेस्ट किया था ये स्ट्रैटेजी। इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड गोइंग फॉरवर्ड आई हैड यूज्ड दिस इन माय UPSC prelims exam as well. So this technique is has been quite helpful. You can also try this during your preparation and you can adopt this. Next, आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई मीन it is more about smart work rather than hard work, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ें आप याद रखना impossible है। So I think whatever you know, focus on the elimination techniques at least in the previous year questions. Elimination techniques आप टेस्ट सीरीज में यूज करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा। So use your elimination techniques on the previous year questions, and that should help you going forward in your exam. So this is the basic strategy for solving prelims GS1.
एंड GS2 के लिए, दैट इज CSAT के लिए, जैसे मैंने बताया, give equal priority to identify your strengths. What is your strength? First is your maths or logical reasoning, as well as your uh, this thing, comprehension passages. So तीनों के लिए identify your strengths, which is your stronghold. Based on that, you focus on solving at least the previous year questions, and also at least if you're not very good in CSAT, then go to mm, buy a standard book CSAT के लिए, जैसे I followed Arihant का book, so you can follow that as well. So keep solving at least 2 months before the examination. And in the exam paper, किसी एक क्वेश्चन पे आप स्टक मत हो जाएगा. आप अगर नहीं आती है एक क्वेश्चन, तो you can leave it and go move to the next. Ultimately, you have to score 67 marks and above. So this is the basic strategy for GS1, GS and CSAT. मेंस का भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. GS1, GS2, GS3 के लिए मेंस का स्ट्रैटेजी आई यूज टू फॉलो. आई राइट फ्रॉम माय फर्स्ट first attempt in 2016 was my first attempt. So right from the time I got confidence uh, going forward 3-4 months into my preparation, I used to start writing answers, at least one answer every day initially during my first attempt. Then going forward in the second attempt, third attempt, and fourth attempt, I used to write minimum of 3 questions every day. एक GS1, GS2, GS3 के लिए. नेक्स्ट ऑप्शनल के 2 आंसर्स लिखता था. फिर एथिक्स का भी एक आंसर डेली लिखता था. सो इससे क्या हुआ, वॉट एवर आई यूज टू गेट दीज आंसर्स करेक्टेड फ्रॉम माई सीनियर्स और मेंटर्स. कहीं पे भी आप उनको, अगर आपके पास भी ऐसे मेंटर्स हैं, तो यू कैन अप्रोच देम एंड गेट देम करेक्टेड आफ्टर राइटिंग आंसर्स. सो दिस यूज टू हेल्प मी अ लॉट. जब जब भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था पहले के 3 अटेम्प्ट में, आई did not leave my mains answer writing. So that was very helpful when I cleared prelims in my fourth attempt, and I wrote mains. So मेरा quality, answer का quality बहुत improve हुआ ultimately when I gave the exam and mains exam. And also that was after clearing my prelims, I could, since my quality was good, I could focus on my quantity. पहले मैं 3 घंटे में 15 questions लिखता था, but once my quality was good and I was confident, I started improve focusing on my quantity. So has helped me in uh, that has helped me in writing my answers and finishing my paper. So ultimately मैं चारों पेपर में एक भी आंसर मिस नहीं किया, इवन my ऑप्शनल में भी एक भी आंसर मिस नहीं किया. So I used to time my answers. 6.5 minutes में मैं 10 मार्कर के क्वेश्चंस लिखता था, और ऑलमोस्ट 10.5 minutes में मैं 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर सकता था. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट फोकस ऑन योर क्वालिटी. ट्राई टू ऐड वैल्यू इन योर आंसर्स. मैं पॉइंट्स जीएस के 1, 2, 3 के पेपर्स में जो आंसर्स लिखता था, वो पॉइंट्स के हिसाब से लिखता था. 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिनिमम ऑफ 12 पॉइंट्स. आंसर का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाता था कि इंट्रोडक्शन, एक 1-2 लाइन्स का इंट्रोडक्शन देके, फिर जो फॉर के पॉइंट्स है वो, प्रो के पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स, कॉन्स के पॉइंट्स 4, और वे फॉरवर्ड के 4 पॉइंट्स, और एक कंक्लूजन का एक लाइन. So this used to be my structure for 10 marker answers. Even for 15 markers answers, I used to ensure कि minimum 15 points में वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स में लिख सकता था, जिसमें मैं डेटा भी ऐड करता था, एक एक मैप या फिर एक कुछ डायग्राम भी मैं ऐड करता था. तो ये रेगुलर है आपको, मतलब ये रेगुलरली मैं करता था, और ऐसे स्ट्रक्चर को आप फॉलो करने से एग्जामिनर को भी वो क्लैरिटी रहेगी, और इजी इजी रहेगा आंसर करेक्शन के टाइम में. क्योंकि जो भी प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अगर मैप्स ड्रॉ करते हो, मैप्स में आप ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो. अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जैसे
एल नीनो के बारे में है। तो एल नीनो के बारे में मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता था। उसमें डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता था कि ये एल नीनो का फिनोमिनन है और ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है। सो दैट गिव्स आउट अ वेरी मतलब आपके आंसर को एनरिच भी करता है और आप आंसर को अच्छी तरह प्रेजेंट भी कर पाते हैं। सिमिलरली मेरी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आई यूज टू ड्रॉ मैप्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अगर इट इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज एंड ऑल दीज थिंग्स देन आई यूज टू ड्रॉ मैप्स। सो दिस वाज वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज बेसिकली माय जैसे मैंने सोर्सेज बताया, मैं मेंस 365 करंट टॉपिक्स के लिए और स्टैंडर्ड बुक्स के लिए ये अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज ये सब फॉलो करके आई यूज टू रेगुलरली राइट आंसर्स एंड फर्स्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी लेटर ऑन quantity. This was my basic strategy for GS1, 2, 3. And for GS4, I used to, I read this book called DK Balaji sir ka DK Balaji ethics book. So that was very helpful in आपको examples देने में ये सब बहुत help किया है. But I used to write my own examples. मैं हर कीवर्ड को 3 एग्जाम्पल्स बनाता था। एक कोई पर्सनालिटी के लाइफ से एग्जाम्पल, एक जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है वैसा, और जो मेरे मेरे लाइफ के रिलेटेड एग्जाम्पल। ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ता है और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कोटिंग इन योर आंसर्स। एंड जो केस स्टडीज आप सॉल्व करते हैं उसमें आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कंपलसरी देना पड़ता है। दैट शोज योर कमांड ओवर द सब्जेक्ट। So this is basically ethics preparation. It's more about your self introspection and identifying the examples and writing regularly, making improvements, and using them in your answers. वैल्यू एडिशन कैसे करना है? वैल्यू एडिशन किसी ने कमेंट में डाला है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्या ये सब? यस, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव डेटा लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कमिटी के रिकमेंडेशंस, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपको आंसर, आपके आंसर को एनरिच भी करता है। सो राइट फ्रॉम योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अगर आप करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी यू कम अक्रॉस समथिंग, make a list of all these things and keep them ready for your answers and use them in your answers. So this is my basic strategy for my GS 1, 2, 3, 4 mains. And mains optional के लिए I think maybe later I would be I'll talk and give another lecture because it is already 40 minutes into the lecture. बहुत टाइम लगेगा अगर ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में बताता हूँ तो I'll definitely do an other video going forward. Then interview के लिए interview personality test, yeah, it is, everyone has to keep in mind that this is not an interview जैसे job interview होता है ऐसा नहीं है. It is more a personality test. UPSC itself gives the name as personality test. So the uh, UPSC, the panel and its members, the panel chairperson and the members, they check your personality, they test your personality. क्या आप honest हो अपने साथ, या आप प्रेशर को ले पा रहे हो, या आप कॉन्फिडेंट हो? ये सब एस्पेक्ट्स आपको यूपीएससी टेस्ट करती है, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो दी नॉलेज के बेसिस पे बहुत लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, बट नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड ड्यूरिंग योर मेंस एंड प्रीलिम्स. So your personality test is more about your personality and how you are able to present your personality before the panel. So इसके लिए मैंने पहले न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ता था. ड्यूरिंग माय प्रीलिम्स एंड मेंस माय ओनली go to newspaper was Hindu newspaper. But once I cleared mains, I started adding Indian Express as well as Live Mint for my interview preparation. I used to read them regularly. I used to form opinions. जो मैं opinions form करता था, ओपिनियन जो भी एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर मैं जैसे करप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो, आई यूज टू कम अप विथ माई ओन सॉल्यूशंस
I used to watch, I used to read a lot of articles, then come up with my own solutions, and also form opinions on certain topics. And I used to practice how to present them. So regularly, interview is about speaking and portraying your personality. So I used to regularly keep talking in front of the mirror, and I used to talk to my fellow जो भी मेरे साथ प्रिपेयर करते थे उनके साथ मैं डिस्कशंस करता था. आई यूज्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ एंड जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते थे वो आई यूज्ड टू मेक improvements in my way of presentation. And also I used to I gave 3-4 mock interviews देना compulsory है या नहीं है, that is totally up to you. If you are not comfortable and if you feel that अब मैं directly handle कर सकता हूँ, then I think you should directly go and give the uh, interview. But that is a personal choice. I thought मैं अगर mock interviews देता हूँ तो फिर I can feel more confident, make improvements and portray myself during the interview. So mock interviews I gave if I remember 4 mock interviews मैंने दिया था. उसमें जो changes बताया गया है I made those changes. If I felt I was those changes are needed. It is ultimately जो mock interview में जो भी बताते हैं, it is not compulsory that you have to adapt. So to those changes, it is up to you. If you feel if you feel it is necessary, then make those changes. Because ultimately you are being tested. No one mock interview के panel is not being tested. So this was my personality test preparation. I also used to watch lot of debates, lot of TED talks. इसमें से जैसे किस तरह से बात करना है ये सब मुझे समझ में आया. नेक्स्ट बुक लिस्ट सोर्सेस तो मैंने बताया ऑलरेडी. कोई कमेंट्स में पूछ रहा है व्हाट वाज योर सोर्स फॉर इकोनॉमी. सोर्सेस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. माय सोर्स वाज फॉर इकोनॉमी वाज 11th क्लास के Indian Economic Development NCRT, as well as uh, Sri Ram IAS ka economy notes, the updated version, and PT 365 and the mains 365, and of course the economic survey and the budget. अगर आप economic survey पूरा नहीं पढ़ पाते हो, then you can refer to the compilations that you get from any of the institutes. So यस, आंसर राइटिंग की तैयारी प्रैक्टिस ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है? यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इम्पोर्टेंट. प्रीलिम्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया है आप सभी को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. सॉल्व देम मोर ऑफन. गेट टू नो द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. देन मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली द स्टैटिक पार्ट, जैसे ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, ये सब में it is very important that you solve the previous year questions. Even for polity, current affairs के related questions, you can also uh, go through the PT 365, mains 365 or any other current affairs compilations that you get from any institute. प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस कैसे करें, किसी ने कमेंट में डाला है. एनालिसिस आई थिंक इज you don't personally have to sit and do the analysis. There are a lot of online websites, institutes coming up with the analysis videos. Watch those videos. Next, यूपी एससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कोचिंग आई थिंक इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. अगेन आजकल तो बहुत सारे सोर्सेस आपको इंटरनेट पे मिल रहे हैं. Since the COVID times, lot of things are being posted online. So if you feel आप इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे बैठे आप कोचिंग ले सकते हो, then it's well and good. नहीं आपको वो environment भी चाहिए जहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ, then I think uh, you can take up the coaching. I think it is a very personal choice. मैंने कोचिंग इसलिए लिया था क्योंकि I had to start from the scratch. I had no experience before of this preparation. So I come from a very unique background. I was a sports player, cricket player before. So मुझे
I felt coaching was very necessary to give me a start for this preparation. So I took up coaching, but it is up to you. Next, टेस्ट सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है? यस, टेस्ट सीरीज इज वेरी इम्पोर्टेंट, at least for the prelims. It is not necessary that you apply for a test series, go and give the exam there. It is up to you. अगर आपको एक दो टेस्ट सॉल्व करके देखना है वो एग्जाम एनवायरनमेंट में, आई थिंक देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ टेस्ट सीरीज. अदरवाइज लॉट ऑफ सोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. You can get them and solve them during the same time when UPSC prelims is conducted. So 9:30 to 11:30, 2 to 4, I guess. So वो time पे you can uh, solve the test series questions. And test series questions पे कैसे focus करना है, I've already mentioned. It is very important. And test series for mains, I think it is needed. It is needed because you आपको जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं आंसर्स में, वो सब आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है. और एंड ऑल्सो आप टेस्ट सीरीज अगर ऑप्ट करते हो, देन इट इज उसमें आपको पता भी चलेगा कि टाइम में मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ. सो आई पर्सनली टुक अप टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एज वेल एज माय ऑप्शनल, सो एंड इट वाज हेल्पफुल. सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर योर ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज. एनसीईआरटीज कैसे पढ़े? आई हैव एनसीईआरटीज कितनी इम्पोर्टेंट है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. एनसीईआरटीज आर वेरी इम्पोर्टेंट. एनसीईआरटीज में देखिए, आपको इवन प्रीलिम्स में भी बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी एनसीईआरटीज में से डायरेक्ट आ सकते हैं. देन यूपीएससी मेंस में भी बेसिक क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एनसीईआरटीज में मेंस एनसीईआरटीज अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो मेंस के क्वेश्चंस भी थोड़े आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या स्टैटिक क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटीज को नेग्लेक्ट मत कीजिए. एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज बेसिक एनसीईआरटीज है, कीप read them and then move on to the standard books. NCRTs new पढ़े या old पढ़े, I think it's up to you, based on the information and update अगर किया गया है, then it is better आपको आप नया NCRTs पढ़े, क्योंकि पुराने NCRTs में जो डेटा होती है that might be very old. So I think it is better you go for the new NCRTs. करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें? करंट अफेयर्स आई थिंक आर वेरी मतलब what I used to do was, as I mentioned before, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था. न्यूज़पेपर में मैं अंडर इनिशियली न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ये भी क्वेश्चन है. सो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था. न्यूज़पेपर में से जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आते हैं, रेलेवेंट आर्टिकल्स को मैं पढ़ के फिर उसको वहाँ पे अंडरलाइन या फिर कुछ अच्छा लगता है मुझे, देन आई यूज टू कोट्स वगैरह मिलता है तो फिर आई यूज टू मेक ए नोट ऑफ ऑल दैट. सो इवन द करंट टॉपिक्स आई यूज टू गेट अ हैंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर को मैं डेली पढ़ता था. बट उसके साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ता था, एटलीस्ट टिल द पीटी 365 एंड द मेंस 365 इज आउट. अंटिल दैट टाइम मंथली करंट अफेयर्स में रेगुलरली करता था, ताकि मैं I'll have a better understanding of what is happening. And current affairs compilation or magazines are it is institutes, they put in a lot of effort, collect the information from various sources. So apart from the newspaper, I used to read these magazines. So उसके बाद जब PT 365 रिलीज होती है या फिर मेंस 365 रिलीज होता है, I used to skip the magazines and only focus on PT 365 and mains 365. So this is my strategy for current affairs. So the next question is, के लिए यूपीएससी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? आई थिंक यू ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 2 इयर्स का, प्रीलिम्स से पहले 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आपको अपडेट रहना चाहिए. एंड इट वुड बी गुड फॉर योरसेल्फ अगर आप 2 इयर्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स आप पढ़ पाते हो. सो
2 years के करंट अफेयर कैसे मिलेंगे? दैट इज through the magazines. You can go through the magazines or the previous year's compilations, PT 365 and Mains 365. Yes. न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? सो न्यूज़ और मैंने क्या न्यूज़पेपर फॉलो किया है, जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, हिंदू वाज माय गो टू न्यूज़पेपर टिल आई क्लियर्ड मेंस। उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग Indian Express and Live Mint for the economics news, along with Hindu. सो न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़े? स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो फिर आई यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स इन रीडिंग न्यूज़पेपर। आई एंड दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट। सो लेटर ऑन व्हाट आई डिड वाज, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर्स को, आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल्स को। सो आई यूज्ड टू follow those videos. I used to watch them for half an hour every day ताकि I could get a better understanding. ये पढ़ने के बाद उसमें से पता चलता है कि कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है इनिशियली। देन आप यू कैन गो बैक टू द न्यूज़पेपर, ये वीडियो देखने के बाद यू कैन गो बैक टू द न्यूज़पेपर एंड देन रीड दोज पर्टिकुलर आर्टिकल्स, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. So you can also, that is a smart work strategy, I feel, and you can also follow that strategy. आप भी newspaper का videos देख के you can go back to the newspaper and then read the newspapers. मैगजीन्स कितने इम्पोर्टेंट है ये सब मैंने ऑलरेडी बताया था। मैंने जो मैगजीन्स फॉलो किया था, दैट इज मेजरली विजन एएस के मैगजीन्स और कंपाइलेशंस, दैट इज, ये सब मैंने फॉलो किया था। सो magazines are very, I feel they are necessary because the content that you get in these magazines is holistic. Uh, जैसे इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत एफर्ट लगा के बहुत सारी जगह से ये कंटेंट कलेक्ट करते हैं, सो आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी एंड यू नीड टू गो थ्रू दैट। आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की? तैयारी मैंने बताया था, मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, वाजीराम एंड रवि में, दिल्ली में मैंने कोचिंग लिया था। उसके बाद 2016 की प्रीलिम्स मैंने दी है, उसमें क्लियर नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद में कुछ दिन रह के मैं खुद से प्रिपेयर किया, बट दैट वाज, आई फेल्ट दैट वाज नॉट हेल्पफुल, एंड देन आई वेंट टू बैंगलोर में मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया, मैनिफेस्ट आईएएस, शंकर आईएएस फॉर माय ऑप्शनल, एंड कुछ मेंटर्स सीनियर्स वहाँ थे, वो मुझे हेल्प कर रहे थे। सो आई स्टेड इन बैंगलोर फॉर द नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। चौथे अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आई फील दैट इज अ टोटली पर्सनल चॉइस, एंड आई फील अगर आपका इंटरेस्ट है एंड इफ यू वांट टू मेक एन अर्ली इम्पैक्ट अर्ली, if you want to crack this exam early, I think during the last year of your graduation, I think it would be better to start preparing. And right, once you start preparing during the last year of your graduation, you can, once you are confident enough, then you can give the exam after you graduate. So that would be the best time to prepare. But I think going forward, बहुत लोग पूछते हैं कि अरे मैं फिफ्थ क्लास से या सिक्स्थ क्लास से मैं अभी मेरी मेरे बच्चों को मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा देता हूँ। आई थिंक दैट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। मेरे केस में जैसे मैंने फिफ्थ क्लास सिक्स्थ क्लास में मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज टोटली इनटू क्रिकेट, यूपीएससी भी नहीं पता था मुझे उस टाइम, तो टोटली इनटू क्रिकेट। सो अल्टीमेटली व्हेन आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड वंस यू फील यू वांट इट ट्रूली, ओनली देन यू शुड टेक अप द प्रिपरेशन। एंड इट इज़ नॉट दैट कि यूपीएससी एक ही मीडियम है जिससे आप कुछ कर सकते हो, करके दिखा सकते हो। देर आर वेरी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द इन द in 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 the society, in our country,
So you should be open to all such opportunities. आप अगर वो सब एक्सप्लोर करने के बाद भी अगर आपको लगता है you have to take up this preparation, I would suggest then you should take it up. Next, डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? आई थिंक दिस इज, बहुत लोग बोलते होंगे कि मैं 15 घंटे प्रिपेयर किया, 18 घंटे प्रिपेयर किया. दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. अगर कर भी सकते हो तो एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So your focus or ultimate motive should be you have to set targets, daily targets, weekly targets, monthly targets, and uh, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3-4 मंथ्स के बाद आपको किस लेवल पे पहुंचना है, ऐसे टारगेट्स आपको रख के आपको वो कंप्लीट करना है. वो टारगेट अगर आपका 3-5 घंटे में या 4 घंटे में खत्म होता है, दैट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं आपको 10 घंटे लगते हैं तो दैट इज टोटली अप टू यू. बट देर इज नो फिक्स थिंग कि अगर मैं 18 घंटे पढ़ाई कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं. So I used to plan my day, set targets, set weekly targets and monthly targets, and also targets for over a period of time. So when these targets were met, then I used to take a break. So timetable कैसे बनाना चाहिए? I think over a period of time I have learned something which I would want to share. Timetable के लिए आपको मैं मॉर्निंग के टाइम पे मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, तो और एनवायरनमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो आई यूज टू टेक अप सच सब्जेक्ट्स विच आई एम कंफर्टेबल और विच आई एम इंटरेस्टेड इन. तो ऐसे सब्जेक्ट्स से मैं मेरा डे स्टार्ट करता था. मॉर्निंग के टाइम पे मैं 2-3 आवर्स आई यूज टू गो थ्रू दीज सब्जेक्ट्स. उसके बाद देन आई यूज टू टेक अप दिस. जब मेरा पेस सेट हो जाता है देन आई यूज टू टेक अप अनदर सब्जेक्ट विच इज माई वीकनेस. जैसे ज्योग्राफी मेरा वीकनेस है, फिर गवर्नेंस, ये इकोनॉमिक्स मेरा वीकनेस है. तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आई यूज टू टेक अप. आई यूज टू रीड दैट सब्जेक्ट फॉर 2-3 आवर्स अगेन. उसके बाद देन आई यूज टू फोकस ऑन माई ऑप्शनल. एवरी डे आई यूज टू वर्क ऑन माई ऑप्शन फॉर 2-3 आवर्स मिनिमम. एंड these subjects that I used to take up, इसमें बुक्स भी पढ़ना होता है बट एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग भी करना होता है. आंसर राइटिंग ऑल्सो आई यूज टू फोकस, जैसे मैंने बताया एवरी डे 3 GS 1 2 3 के आंसर्स, 1 एथिक्स का आंसर, 2 ऑप्शनल के आंसर्स मैं डेली लिखता था. दिस आई एम नॉट ब्लफिंग because I have cleared the exam, but this is a genuine effort that I used to put in. I still have the books and जिसमें मैंने आंसर्स ये सब लिख के रखे हैं. So it is very important that you focus on answer writing every day. So this used to be my daily timetable. जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक हो गया मेरा ऑप्शनल, एक मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, एक मेरा वीकनेस सब्जेक्ट. फिर उसके साथ न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स, और एवरी डे एथिक्स का भी एक आंसर लिखता था. तो ये हो गया मेरा डेली का टाइम टेबल. मैं आई यूज टू इंश्योर दैट uh, uh, all these are ticked off in my timetable. So this is, I think this is what I followed. You can also try this timetable technique. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का तरीका, आई थिंक देर आर 3-4 एस्पेक्ट्स इन दिस. वन इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड, आई पर्सनली फील दैट आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए. मुझे स्टार्टिंग में बताया गया है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से. बट मैंने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, नो ऑफेंस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट आई पर्सनली डिडंट like this subject. So I went and chose, I did some research, मेरे को जो अच्छा लगता है, I took sociology as my option. And sociology because I had interest in sociology. So अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं है और आप सिर्फ किसी ने बता दिया है और आप सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हो, then it would become a burden. आप सोशल आप अपने ऑप्शनल, it has to be a subject of your interest. Next,
if your optional subject has some value or value addition in your GS, essay and ethics, then that would be very helpful. Just as sociology, it had some part in GS1, GS2, GS3 as well, and also essay and ethics. So it was very helpful in enriching my answers in all these subjects, my essays as well. So you can, this is one thing. Then your access to the resources, जैसे कोचिंग हो गया, कोचिंग अगर अवेलेबल प्रॉपरली अवेलेबल है ऑप्शनल के लिए, जैसे मेरे लिए सोशियोलॉजी में कोचिंग वाज अवेलेबल एवरीवेयर, एंड द रिसोर्सेज जैसे जो बुक्स हो गए, ये सब अगर बुक्स आपको अवेलेबल है, देन आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल. अगर आप कोई रिमोट लैंग्वेज ले लेते हो बट उसका, या फिर कोई सब्जेक्ट ले लेते हो उसका रिसोर्सेज या फिर कोचिंग अवेलेबल नहीं है, देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू अगेन. So all these three things would be need to be kept in mind while choosing your optional subject. यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें, दैट इज कम्प्लीटली चॉइस, पर्सनल चॉइस. आपको अगर हिंदी में हिंदी के माध्यम में आपको यूपीएससी के एग्जाम देना है तो देन यू आर फ्री टू चूज इट. इंग्लिश में, इंग्लिश आपकी इंग्लिश में आपका कमांड नहीं है, देन यू कैन गिव इट इन योर मदर टंग, एनी सब्जेक्ट, बी इट तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, एनी सब्जेक्ट. देयर इज नो कंपल्शन कि आप इंग्लिश में ही अगर देते हैं तो फिर आपका क्लियर होने के चांस है, या हिंदी में ही देते हो तो क्लियर होने का चांस है. ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड भी नहीं है. सो यू कैन completely decide based on your capability. Next, यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, दैट इज टोटली अप टू यू अगेन, बिकॉज दीज डेज ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन. अगर आप दिल्ली या फिर कहीं पे भी जाके आप तैयारी करने की एफर्ट नहीं कर सकते, तो देन आई वुड सजेस्ट आप घर में इंटरनेट की कनेक्शन लगवा के आप यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ. सो देयर इज नो कंपल्शन एज सच कि दिल्ली में ही जाएंगे तो दिल्ली में जाएंगे तो ही आपका क्लियर होगा, या फिर आप बैंगलोर जाएंगे तभी आपका क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एनी वे. नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें? सो फॉर दिस, जैसे बेसिक बुक्स हो गए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज हो गए, दीज आई थिंक आर नोट्स इन देमसेल्व्स. सो आई वुड सजेस्ट आप उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़े, और आप uh, उसको मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दैट. आप उसमें से अगर नोट्स बनाते बैठोगे तो फिर और एक बुक बनेगा, तो दैट इज नॉट नेसेसरी. सो रीड द सेम बुक्स, लिमिटेड बुक्स रखिए, लिमिटेड बुक्स रख के आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए. और मेंस के लिए खास करके आई थिंक यू शुड हैव ए सेट ऑफ ऑल दी फैक्ट्स, फिगर्स, जजमेंट्स, committee recommendations, all these things you need to have a डेटा. इससे के लिए जैसे मैंने बताया एनेक्डोट्स, कोट्स, ये सब आपको आपके पास रहना चाहिए. नोट्स, मेक नोट्स फॉर दीज एस्पेक्ट्स. जिसका नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए यू डोंट मेक नोट्स ऑफ योरसेल्फ. एंड कोई भी टॉपर के, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कोई भी टॉपर के नोट्स आप ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए. आप चेक कीजिए कि आपके लिए क्या सूट होता है, आपके लिए क्या सोर्सेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. आप खुद खुद से डिसीजन लीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और खुद से डिसीजन लीजिए और फॉलो कीजिए. ऐसे कोई टॉपर ने बताया करके ब्लाइंड से आप फॉलो मत कीजिए. दैट वुड बी माय एडवाइस. सो पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, याद कैसे रखे, आई थिंक दैट इज मल्टीपल रिविजन से ही आपको याद रहेगा. कुछ भी, कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ोगे तो फिर देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रिमेम्बरिंग इट. सो कोई भी चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर्स लिखते हो. अगर आप कोई, आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कुछ अच्छा ग्रुप है, देन कीप डिस्कसिंग इन द ग्रुप ताकि आपको याद रहे. सो याद रखने के लिए आई थिंक डिस्कशंस, योर मल्टीपल रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
देन मैप्स समझ में नहीं आते, क्या करें? मैप्स के लिए आई थिंक देयर आर जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, देन एंड देयर कीप योर एटलस विथ यू। एटलस रख के एटलस में जो भी करंट अफेयर्स के प्लेसेस आते हैं या फिर रिवर्स, स्टैंडर्ड बुक्स में ज्योग्राफी के रिवर्स ये सब आते हैं, you come across those things, then go through the atlas and mark them in your atlas, so that multiple times आप उसको देखते रहोगे या फिर पढ़ते रहोगे, then it would be very easy for you to understand and remember. यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? सोशल मीडिया आई थिंक इज़ अ डबल एज स्पोर्ट। आपको हेल्प भी हो सकता है और एट द सेम टाइम आपके नुकसान भी हो सकता है उसमें। क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सिर्फ यूट्यूब यूज़ कर रहे हो किसी वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए या फिर कुछ मोटिवेशन देखने के लिए, देन दैट इज़ फाइन। बट लेकिन अननेसेसरी, माय पर्सनल एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब मैंने प्रिपेयर किया था, 4 साल में से मैं मेरा व्हाट्सएप भी बंद रहता था और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बंद रहता था। ओनली आफ्टर आई क्लियर्ड, आई गॉट द रैंक, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग माय सोशल मीडिया अगेन। सो सोशल मीडिया इफ इट इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, देन इट इज वेल एंड गुड। नहीं, अगर आपको हेल्पफुल नहीं है, देन आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम इन सोशल मीडिया। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं? आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इज मल्टीपल रिविजन्स दैट यू नीड टू डू। ऐसा नहीं है कि आप अगर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत आज पढ़ लिए और आज कंप्लीट कर दिए बुक और 3 महीने के बाद फिर ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली कीप रिवाइजिंग जो भी आप पढ़ते हो। मेक ए नोट ऑफ ऑल दैट यू रीड एंड रेगुलरली मेक टाइम टू रिवाइज इट। क्योंकि एक बार पढ़ के छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। यू हैव टू कीप मल्टीपल रिविजन। सो आपका टाइम टेबल वैसा बनाइए, डेली टारगेट्स बनाए, वीकली टारगेट्स बनाए, आप मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए। पढ़ाई में मन कैसे लगाए? दिस इज, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलना चाहता हूँ। पढ़ाई में मन कैसा लगाए, अगर नहीं लगता है तो मत कीजिए। आपका भी टाइम वेस्ट है, आपके पेरेंट्स का भी टाइम वेस्ट है, सब टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप मन मतलब आपको किसी भी तरह क्लियर करना चाहिए, किसी किसी भी तरह आपको क्लियर करना है, देन आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप पूछ के भी फायदा नहीं है। अगर मन नहीं लगता है तो फिर यूपीएससी प्रिपरेशन ही मत कीजिए। सो यू हैव टू फाइंड वेज कि आपका मन कैसे लगे। जैसे मैंने बताया, मेरे टाइम टेबल में मैंने स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स को पढ़ता था, फिर उसके बाद मन लगने के बाद मैं वीकनेस सब्जेक्ट्स पे जाता था, अ, फिर करंट अफेयर्स ये सब करता था। सो आई थिंक इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि आपको ये कितनी यू हाउ बैडली यू नीड दिस, हाउ बैडली यू वांट टू क्रैक यूपीएससी। सो अगर आपका डेडिकेशन और आपका मतलब जिस चीज रीजन आपका स्ट्रांग है कि मैं मुझे कैसे भी करके ये चाहिए, देन आई थिंक दिस क्वेश्चन वुडंट अराइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया आपको, टारगेट्स ये सब आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस से के हिसाब से आपको रखना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू इंडल्ज इन सम फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कोई बैडमिंटन या फिर जिम, ऐसा एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। कीप दिस टू focus on physical activity. And then also it has been very helpful for me, meditation कीजिए every day 10 minutes at least, so that helps you concentrate on your studies properly, because this preparation I think might get stressful. So meditation ये सबसे आपका stress भी relieve होगा। And motivation के लिए I think I used to follow the toppers and the seniors. So this is the basic thing, मन कैसा लगा है और motivate कैसे है। प्लान बी क्या रखना चाहिए? आई थिंक आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपके 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद अगर नहीं हो रहा है, तो देन यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर योर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जिसमें आपको मतलब मेक ए प्लान बी फॉर योर सेल्फ एंड देन
I think it is very important that you have a plan B. मतलब आप अगर आईटी फील्ड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, then look for other career options. Keep that as a backup, and then you can keep preparing alongside your opportunity that you take up. Then कमेंट में बार बार ये कमेंट आ रहा है. My age is 27 and I don't have basic knowledge. Now I'm thinking IT side going like. So age is still 32 जनरल कैटेगरी के लिए 32 तक एज लिमिट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 एंड देन बियॉन्ड. सो आई थिंक अगर आपके पास रिसोर्सेज है एंड इफ यू थिंक यू आर केपेबल, आई थिंक यू शुड गो फॉर गिविंग दिस एग्जाम. एंड आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट कि आप जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज आई वाज मैं जॉब नहीं करता था जब मैं प्रिपेयर करता था. सो आई थिंक यू नीड टू टेक आउट टाइम इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. आप अगर जॉब भी करते हो तो एटलीस्ट एक 5-6 आवर्स आपको डेली निकालना पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिए, अदरवाइज इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. तो if you are if you have the potential and if you feel that you are really capable, then I think you should give it a try because you're 27. मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस uh, was quite good. I got 180 in my interview. So interview में it was मेरे डैफ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. डैफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसमें बोलना भूल गया था, बट डैफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर एक चीज़ आप डैफ में जो फिल करते हो उसके ऊपर आपको आप, आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका होल्ड भी होना चाहिए, क्योंकि डैफ आप खुद ही फिल करते हो. अगर आप जो फिल कर रहे हो उसके ऊपर आपका नॉलेज नहीं है, फिर आपका होल्ड नहीं है, देन इट वुड बी यू आर ब्लफिंग देम. So I think DAF is very important. Every minute aspect of your DAF should be well prepared. Then मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब में सबके बारे में पूछा गया. फिर सिंस आई कम फ्रॉम क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, आईपीएल के बारे में पूछा गया, क्रिकेट के बारे में पूछा गया. एंड माय इंटरेस्ट और माय हॉबी वाज एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग के ऊपर पूछा गया, सिंस आई कम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड सिंस आई कम फ्रॉम तेलंगाना एंड वहाँ का नक्सल प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया था. सो दीज वर दी एंड द बेसिक करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया था जो न्यूज़ में डेली चल रहे थे. So these were the basic aspects that were focused on my interview during my interview, and my interview happened during the COVID time. तो थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था जिसमें मास्क, फेस शील्ड वगैरह पहन के जाना पड़ता था. तो ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. नेक्स्ट, आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, मैम टेस्ट सीरीज को बहुत मतलब दिल पे लेता था. टेस्ट सीरीज के जो स्कोर आते थे उसमें मेंस या फिर प्रीलिम्स में, वो उसको दिल पे लेता था उसमें जो. बट दैट इज नॉट नेसेसरी. आई थिंक योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरिंग the UPSC prelims or UPSC mains and UPSC interview. So test series should be taken as a learning experience. Then secondly, your um, this thing. मैं इनिशियल के 2-3 अटेम्प्ट में मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करता था. मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना और रिवाइज ना करना इज अ ब्लंडर. सो यू हैव टू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. जितने भी सोर्सेज आपके हैं, लिमिट देम और रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट योर सोर्सेज. जैसे मैंने बताया था, मेरा बुक लिस्ट शेयर किया था, उसमें जो सोर्सेज बताया मैंने, वही सोर्सेज को मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया. So these were the basic mistakes. Apart from that, I don't remember much of.
माय मिस्टेक्स ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। सो आपकी तरफ से कुछ टिप्स टिप्स आई थिंक ये पूरा सेशन टिप्स के बारे में ही था। देन आई वुड my best wishes to everyone, but don't take this exam to heart. My only suggestion to all those preparing is don't take this exam to heart कि यूपीएससी अंत नहीं है। आई मीन अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो बट अगर नहीं हो पाता है, बाय गॉड गॉड फॉरबिड अगर नहीं हो पाता है, तो आई थिंक दैट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। there are multiple opportunities. You need to keep your options open और explore करना चाहिए। So ultimately what matters is being honest to yourself। being honest to yourself, आप जितना honestly आप effort लगा रहे हो, जितना consistently कितना disciplined हो आप खुद से, so that is what matters। but ultimately effort लगाना आपका काम है, but result is not in your hands। तो अगर एफर्ट के बेसिस पे देखा जाए तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर होना चाहिए था, बिकॉज आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो इट्स नॉट in your hands। You need to be consistent with yourself, you need to be honest and disciplined with yourself and put in the effort, that's all you can do। so अगर god forbid नहीं होता, then there are multiple opportunities as well to explore। that is my only suggestion। and कुछ प्रेशर मत लेना एग्जाम में। एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ultimately life is very important। yeah। next I would take up some questions, the basic questions, FAQs हो गए हैं। जैसे मैंने बताया already it has been 80 minutes। So for my optional strategy I would make another video later। previous year questions, NCRTs, mentors, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है। जो इंस्टीट्यूट्स में मैंने कोचिंग लिया है ऑलरेडी, मैंने मेरे वीडियो में बताया। यू कैन गो थ्रू द वीडियो। इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में भी बताया मैंने। सर, हाउ टू यूटिलाइज लास्ट 40 days for prelims? Last 40 days, focus more on revision. Whatever you have read, focus more on revising them। Don't read anything new unless it is very important, and focus more on your previous year questions। Keep these 40 days for revising what you have done throughout the year and focus on previous year questions। Sir, please आपको please also speak on life of IPS and brief life in IPS। I'll do another video probably going forward। How many hours you have studied? I have also discussed on this। Is the Hindu daily reading necessary? Yes, it is necessary। How to do previous year questions analysis? Yes, I have discussed this analysis। आप मत कीजिए, there are a lot of sources which have done the analysis already। What was your source for economy? I have mentioned already। टाइम मैनेजमेंट फॉर यूपीएससी 2024 आई हैव मेंशन्ड कि आप एनसीईआरटीज ये सब प्रिपेयर कीजिए पहले। 24 एक साल टाइम है, तो फिर आप एनसीईआरटीज पे अभी ज़्यादा फोकस कीजिए, देन गो टू स्टैंडर्ड sources, and then the current affairs and newspaper, and also focus on your answer writing and question solving। Mantra for prelims, I already talked about it। How to make a balance between all the subjects? I think this is very important। आपको syllabus पता होना चाहिए। syllabus आपके strengths और weaknesses आपको identify करना चाहिए। then you can focus more on your strengths, and then when you're confident in your strengths, then go to your weakness subjects। so I think that's how a balance could be made। People are doing 100 test series, is this really necessary? I have already mentioned 2 test series लेने के लिए।
So if you have time after solving these two test series, and then if you think you can take up another test series, then you do it. So which test series you joined during your preparation? I've mentioned it already. विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज एक किया था प्रीलिम्स के लिए, और दूसरा इनसाइट्स आईएएस का एक किया था. Okay, that's all. I have more or less covered all the questions. Like I've mentioned, sociology strategy as well as the life in UPS, probably going forward sometime. I'll do. So, so that's all. All the best to everyone, whoever is preparing the for the exam, and also the ones who are giving the attempt this year in 2023. All the very best. Hope to see you all in the service and the other services as well going forward. All the best. That's all from me. One question. I'll take it up and then I'll end. I think someone must be typing a question. So आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? I've already explained. फोकस ऑन योर कंटेंट इनिशियली. कंटेंट आप सर्च कीजिए. अगर आप देख कर भी लिखते हो तो देन इट इज़ बेटर दैट यू सी एंड राइट इनिशियली. जब आपको कंटेंट आपका इम्प्रूव होता है तो देन बेस्ड ऑन योर रिविजन्स एंड दिस थिंग बेस्ड ऑन योर रिविजन्स जो आपको याद रहती है, बेस्ड ऑन द नोट्स दैट यू मेक, देन यू स्टार्ट writing without seeing, and then focus on your once your content is good enough, focus on your quantity is the time management. सर मॉक्स में लो स्कोर आते हैं, सारा मोटिवेशन गिर जाता है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन मॉक्स के बारे में आप मत सोचिए कितना स्कोर आ रहा है उसमें. मॉक्स आर ओनली टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई यूज टू गेट 130 140 इन मार्क्स इन मॉक्स, बट अल्टीमेटली प्रीलिम्स यूपीएससी में कम मार्क्स आते थे. सो दैट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट कि आपका प्रिपरेशन कैसे. कम भी आते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जिसको 80 आते थे मॉक्स में, उनको प्रीलिम्स में 110 के आसपास आता है. तो डजेंट मैटर. हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग कॉलेज. जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपको अगर हो तो देन आई वुड सजेस्ट यू प्रिपेयर. जैसे एनसीईआरटी ये सब आप पढ़ सकते हैं कॉलेज के टाइम पे. देन स्टैंडर्ड बुक्स. जब आपका कोचिंग भी अगर लेना चाहते हो तो लास्ट ईयर में आप ले सकते हो. देन बेसिक करंट अफेयर्स ये सब आप पढ़ते रह सकते हो सो दैट यू कैन बी इन टच. आईपीएस में चश्मा का नंबर से कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू नीड टू चेक द यूपीएससी वेबसाइट रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशंस. Yes. Okay, guys, that's all from me. Take care.